नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आपको स्वागत करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ कि आप लोग रेगुलरली मेरा वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लाइक शेयर भी करते हैं। आज का वीडियो मैं टोटली जियो पॉलिटिकल बनाऊँगा, साथ में कुछ देसी तड़का भी दूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं देसी तड़के से। आज हमारा देश एयरफोर्स का सबसे बहादुर स्क्वाड्रन MiG-21 को डीकमीशन कर दिया गया है। अराउंड 36 एयरक्राफ्ट्स जो रेडी थे उनको आज विदा दिया गया है with a good farewell ceremony with water cannons and fly pass and all। और ये आज इस MiG-21 का 6 विमान एयरबर्न हुए, उसको खुद हमारी वायुसेना का अध्यक्ष AP सिंह जी ने लीड किया। और छठवा जो कॉलम का जो लास्ट कॉलम को लीड किए स्क्वाड्रन लीडर दिव्या सिंह लेडीज, और फाइनली इट हैज बीन ग्राउंडेड। लेकिन उसमें क्या हुआ कि हमारा जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो गया 29 पे 29, जबकि हमको ज़रूरत है 42 का। ये जो गैप है इसके लिए हमने जो तेजस MK1, अभी तेजस MK2 और आमका का पर हम प्लानिंग कर रहे हैं। तेजस MK1 का जो प्रोजेक्ट डिले हो गया, एक्चुअली हमारे पास सब रेडी है, सब कुछ असेंबल करके एयरक्राफ्ट सब रेडी है। ओनली इंजन जो है, जो 840 इंजन जी से अमेरिका का ये है, वो थोड़ा लटका के रखे। लेकिन अभी उन्होंने बोला कि ठीक है, हम एक महीना में 2 इंजन आपको दे देंगे। तो ये प्लान हुआ है कि 2026-27 तक अराउंड 97 तेजस MK1 आएंगे, जो MiG-21 का जो उनका रिप्लेस करेंगे। और MK2 का ये हमारा सब रेडी है एक्चुअली। और हालांकि MK2 रेडी है, MK2 का साथ अपना जो सैफ्रॉन इंजन जो 2 वेरिएंट के है, उसमें फ्रांस का उनका साथ कॉम्बिनेशन हो गया है। और ये प्रोडक्शन जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का ऊपर प्रोडक्शन इंडिया में होगा जॉइंट टीम में। और बाय द वे तेजस का जो है 64% जो कंपोनेंट है वो इंडिजिनियस है। यू कैन से मेक इन इंडिया में है, मेड इन इंडिया में। कि हम जब कंपोनेंट पूरा बना लेंगे ना, तब जाके मेड इन इंडिया होगा। लेकिन अभी तक हमने जो एयरक्राफ्ट इंजन का टेक्नोलॉजी अभी उसका पर हम रिसर्च कर रहे हैं, अभी तक डेवलप नहीं कर पाए। इसका मतलब मेड इन इंडिया जो है थोड़ा लेट होगा, 10 साल लगेगा, जिस पेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये MiG-21 का दैट 67 years ऑफ ग्लोरियस हिस्ट्री 63 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1963 में। 3-4 लड़ाई देखिए, काफ़ी काम किया है। और लेटेस्ट MiG-21 बिसन जो लेटेस्ट हमारा जो मॉडिफाइड रशियन एयरक्राफ्ट जो ये था MiG-21 का, उसको कुछ साल पहले बालाकोट स्ट्राइक का बाद विंग कमांडर अभिनंदन ने उनको उड़ाया था। और पाकिस्तान में F-16 जो अमेरिकन F-16 उसको गिरा दिया था। हाँ, तो ये हमारा MiG-21 का लास्ट लड़ाई यही था। उसके बाद टुडे वाज द फ्लाई पास्ट ये। तो लेकिन जैसे कि हमारा जो क्रिटिकल गैप जब तक कंप्लीट फुलफिल नहीं होता है, तब तक MiG-21 डीकमीशन हो गया है। लेकिन फिर भी वार रिजर्व में रखा जाएगा, जो ऑपरेशनल कंडीशन में है। ये जो 36 जो 2 स्क्वाड्रन 36 एयरक्राफ्ट का जो उन्होंने डीकमीशन किया है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 36 कंडम है।
तो फिर 6 MiG-21 आज उड़ा कैसे? उसको वार रिजर्व पर रखा गया है। जितना भी ऑपरेशनल है, 6 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, रखा गया है। इमरजेंसी में उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये जो गैप है। लेकिन वी आर रियली क्रिटिकली शॉर्टेज ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट जो हम मेकअप कर रहे हैं। ये एक आज की बड़ी कहानी थी। दूसरी बात, हम आएंगे अपना ट्रम्प साहब का बारे में। अगर वीडियो में ट्रम्प साहब का जो नाम नहीं लेता हूँ तो वीडियो इनकम्प्लीट रहता है। ट्रम्प साहब जी, उन्होंने टेक ओवर किया प्रेसिडेंसी। उनका प्रेसिडेंट जो कैंपेन हुआ था, काफ़ी इंडियन डिस्पोरा जो है उनको सपोर्ट किया था। और डायरेक्टली मोदी जी उनका फेवर में नहीं बोले, ये बोले कि बाइडेन का साथ भी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का साथ भी हमारा मतलब रिश्ता अच्छा था, एवरेज था, एवरेज था। तो उनको क्यों अननेसरी अमेरिका के इलेक्शन में नाक रगड़ना है, गिराना है? तो मोदी जी एक पहले ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भूल किए थे ना, गलती किए थे, उसको उन्होंने सुधार लिया। बोले नहीं, अपना इलेक्शन अपने लड़ो, हमने फिर भी जो अंडर वाटर करंट जो था ना, बीच बीच में मैंने भी ट्रम्प को सपोर्ट किया था। मेरा कैंपेनिंग यहाँ से करके मेरा जितना इन्फ्लुएंस ये मैं सपोर्ट किया था। हाँ, मैं पूरा ट्रम्प का फैन होकर सपोर्ट किया था। लेकिन जब वन ट्रम्प टुक ओवर एक्चुअली, देन उनका पॉलिसी वगैरह जो ये आया, हालांकि मैं उनका पॉलिसी को इंडिया एग्नेस्ट स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ। उनका ये है कि जैसे मोदी जो है वो, मोदी जी जीते हैं अपने देश के लिए, मरेंगे भी अपने देश के लिए। मीन्स इंडिया इज माइन, मेरा भारत महान, इस तरह का जो ये है। तो ट्रम्प भी उसी टाइप का हार्डकोर नेशनलिस्ट है। मोदी को दोनों का अंदर जो ये मिलता है, केमिस्ट्री मिलता है, इसके लिए मोदी भी हार्डकोर नेशनलिस्ट और वो भी हार्डकोर नेशनलिस्ट ये है। तो उन्होंने इंडिया का एग्नेस्ट में ऐसे कुछ पॉलिसी का जो इंडिया का एग्नेस्ट में गया। पहले बात है कि वो टैरिफ रिविजन किए, ठीक है, फाइन। उन्होंने पहले इंडिया से शुरू किया 26% टैरिफ से, फिर उसको घटाकर 25% कर दिया। फिर रशिया का तेल वेल के चक्कर में फिर 20% एडिशनल पेनल्टी लगा दिया। लेकिन जब मोदी जी उसको माने नहीं कि तुमने पाकिस्तान और इंडिया का सीज फायर तुमने किया था, और पाकिस्तान ने भी नहीं माना। अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए ईसा दर साहब ने वही बोला नहीं, उन्होंने बोला है भाई इंडिया मान नहीं रहा है, तुम इंडिया से डायरेक्ट बात करो। तो थोड़ा ट्रम्प जी का ईगो हर्ट हो गया है, लेकिन मोदी जी तो गुज्जू है। दूसरी बात है, मोदी जी कभी रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब जितना भी उनको चढ़ाओ, उसकाओ, ये करो, मोदी बोलो, ट्रम्प को गाली दो, ट्रम्प को बोलो, मोदी जी कुछ नहीं बोलते, चुपचाप साइलेंट है, तो अपना काम करते हैं बस। नेवर रिएक्ट, नेवर बी प्रोवोकेटिव कभी नहीं रहता है। आपने देखा होगा लास्ट 2001 में वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर थे, तो अभी तक नेवर ही प्रोवोकेटिव, कभी किसका नाम ले लेते, किसको प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं देते। तो उसमें ट्रम्प थोड़ा और गर्म हो गया, साला मैं इसको इतना बोल रहा हूँ लेकिन ये मेरा अगेंस्ट में एक चीज़ भी नहीं बोल रहा है। हाँ, और बीच में एक जनरल स्टेटमेंट छोड़ देता है। हमारा देश इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई नेगोशिएशन विदेशी ये से नहीं हुआ है, इसका मतलब ट्रम्प से नहीं हुआ है। मतलब तीर छोड़ देता है मोदी, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलता है, यही है, खुंदक में आ गया। तो पहले जब उसने टैरिफ लगाया, उसके बाद मोदी जी ने अपना गेम खेला, जीएसटी कम कर दिया और डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दिया, अपनी जो ये प्लान है। लेकिन उस टाइम पर
इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये 25% टैरिफ ठीक है, वो सब देश का हक है। चलो हम भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, वो भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएं, सबका हक है, फिर हम देखेंगे बैलेंस क्या करना है कैसे नहीं। अभी तक भी इंडिया अमेरिकन गुड्स का कोई टैरिफ नहीं लगाया, अभी तक नहीं लगाया। जो चल रहा है पहले जो 17%, 9.5% कुछ गुड्स के लिए 17%, वो चल रहा है अभी तक 1%। अभी तक अमेरिका को मोदी जी प्रोवोक नहीं किए हैं। हालांकि अपोजिशन बोल रहे हैं मोदी जी नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। क्यों है वो भुगते जाना। तो उन्होंने फिर बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने का देखा तो इसमें जो अमेरिका का पब्लिक उनको पता चला साला ये तो ट्रम्प ने गदर कर दिया, उसने ऐसा कर दिया कि प्रॉब्लम हो गया। अमेरिका में दो जो शॉपिंग मॉल्स मार्ट वगैरह खाली हो गए, क्यों ज़्यादातर प्रोडक्ट्स इंडिया से ज़्यादा। अच्छा, उस टाइम पर उन्होंने क्या किया था, कुछ प्रोडक्ट्स को एग्जाम किया था जो एसेंशियल प्रोडक्ट है, जिसका बगैर अमेरिका चल नहीं सकता। जैसे कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है और मोबाइल फ़ोन्स है, ये चल नहीं सकता। और ये सब इंडिया से ज़्यादातर क्योंकि जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया तो चाइना का थोड़ा कंट्रोल करने के लिए इंडिया का थोड़ा लूज रोप दे दिया था। एप्पल जो है ना, अमेरिकन कंपनी यहाँ पर बना के वहाँ बेचने से उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उधर बनाने से उनको अमेरिका में बेचने से उनको कम प्रॉफिट होता है। तो धीरे धीरे पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। तो ये पब्लिक पूरा गुस्से में आ गए, लेकिन फिर भी इंडिया का जो स्टॉक है वो धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है। अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कुछ इंडस्ट्री हर्ट है, लेकिन फिर भी अपना जो लोकल पॉलिसी वगैरह करके उनको हम स्टेबलाइज करने का कोशिश करें। कुछ हाल तक स्टेबलाइज हो गया, क्योंकि वो इंडिकेट करता है हमारा शेयर मार्केट है, BSE और NSE जो स्टॉक मार्केट है, वो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है ना, वो शेयर मार्केट है, वो दिखाता है। इसका मतलब है कि जो टैरिफ इफेक्ट इंडिया में कोई इफेक्ट नहीं किया है। उसके बाद ट्रम्प सब आगे बोली साला ये तो मेरा जो बम, जैसे वो राहुल गांधी का बम होता है ना, जो एटम बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, फुसकी बम, टुस्की बम, ये सब क्या होता है, जब यूरेनियम बम ये होता है ना, वो जो मार देते हैं फिर बाद फुसक हो जाता है ना। ट्रम्प देखा चला ये मेरा तो ये बम तो फेल हो गया, तो हम फिर क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमने जो इंडिया का जितना स्टूडेंट आ रहे हैं और यहाँ पर जो आके हमारा अमेरिका में सारे जॉब में टॉप क्लास में इंडिया बैठ रहे हैं और यहाँ से पैसा इनकम करके इंडिया में भेज रहे हैं, उनका हम चोक करेंगे। तो उन्होंने कर दिया एक हमारा जो उनका पुराना जो वीज़ा था H1B वीज़ा। H1B वीज़ा क्या होता है एक्चुअली, कि कोई भी इंडियन हो फॉरेन हो, उनका जो ये रूल है वो पुराना 1995 से चल रहा है वीज़ा का सिस्टम जो है। बिल क्लिंटन या उससे पहले उसी टाइम जॉर्ज बुश उस टाइम पे शुरू हुआ था ये। They wanted to attract the best talents to America to develop America, अमेरिकन कंपनी जनरल, इसलिए ये सिस्टम शुरू हुआ था। उसमें उन्होंने क्या किया कि बेसिकली इंडियन पीपल, हमारे पास एक ऐसे एक ये है कि हो अमेरिका, ये बाप रे अमेरिका, मतलब कोई फैमिली में कोई जगह अमेरिका में बस गया कि अमेरिका में कोई काम कर रहे ना, ये लोग पूरा देश में जाके ऐसे बोलेगा मेरा बेटा तो अमेरिका में है। घंटा अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका बेसिकली ये लोग जो ग्रेजुएशन कोर्स है, दो चीज़ होता है। मैं H1B वीज़ा के बारे में बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन का बाद कोई सेल्फ फाइनेंसिंग में अमेरिका में जाते हैं और अमेरिका में जो ग्रेजुएशन करते हैं, और वो ग्रेजुएशन में ये जो बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये नहीं है, ओनली द टेक्निकल इंजीनियरिंग
डिफरेंट ब्रांचेस, मेडिकल्स, स्पेस साइंस, एरोनॉटिकल, ऐसे बंदे को लेते हैं, यहाँ पर वो पढ़ सकते हैं। ये इंडिया के नहीं है, सब देश के लिए वो ये करता है। उनका जो टर्म है वो कहते हैं स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, आईटी, ये सेक्टर जो स्टेम सेक्टर, उसी टाइप का बंदे को वो ये सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में जाते हैं। और कुछ कुछ इंस्टीट्यूट उनको इफ़ यू क्लियर द एग्जाम्सन एंड वेरियस अगर वीज़ा के लिए जाने के लिए टोफल बफल कुछ बहुत सारी एग्ज़ाम होता है। इफ़ यू क्लियर दैट एग्ज़ाम एंड एक कुछ सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में आता है, कुछ इंस्टीट्यूट उनको स्टाइपेंड वगैरह देके, इंसेंटिव देके वो बुलाते, क्योंकि जो स्टाइपेंड देके बुलाते हैं, जो लोग जाते हैं स्टाइपेंड में, तो उनको उनका वहाँ पर सर्विस करना पड़ता है, चाहे नासा में हो, चाहे पेंटागन में हो, चाहे जहाँ भी हो, दैट दे आर बाउंड टू सर्व देयर बिकॉज अमेरिकन गवर्नमेंट इज पेइंग फॉर द स्टाइपेंड। वो लोगों को मिल जाता है, चले जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है अमेरिका में अपना स्टैंडर्ड। तो और बाकी जो हमारा इंस्टीट्यूट से निकलता है, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ। ये जो स्टूडेंट, जो अमेरिकन स्टूडेंट है, स्टेम का ये में आता है, उनको जो उनका कोर्स का जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में उनको अलाउ किया जाता है कि जो आप जानते हैं हर कोर्स में एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, जो कि इंडस्ट्रियल अटैचमेंट होता है, आप जाते हैं ये करते हैं, सब जगह होता है। तो उनको काम करने का मौका मिलता है और उसमें उन्होंने वो पैसा भी कमाते हैं, ताकि द लास्ट फेज एंड ऑल दे यूज्ड टू अर्न सम मनी, स्टूडेंट वीज़ा में जो ये करता है। उसके बाद व्हेन दे बिकम प्रोफेशनल, इंजीनियरिंग कंप्लीट करके, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, उसके बाद दे अप्लाई फॉर द PhD और वेरियस थिंग। उसके बाद जो स्टेम का जो ये आता है, हाँ, उसमें वो और अच्छे टैलेंट को खींच लेते हैं, खींच के उनको 3 साल के लिए वो दे देते हैं, बोलते हैं ये H1B1 वीज़ा लो और 3 साल काम करो, फिर एक्सटेंडेड रूल और एक्सटेंड 3 साल तक होने का। उसके बाद कुछ रेगुलेशन होता है, उसके बाद तो ग्रीन कार्ड वगैरह लेके अमेरिका में सेटल हो सकता है। ये पुराना रूल था। तो अमेरिका का सिटीजन बन गए, ग्रीन कार्ड लेके अमेरिकन सिटीजन बन गए। उसके बाद बोले हम तो अमेरिकन सिटीजन हो गए। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट जाते हैं ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए, उसमें से ज़्यादातर इंडिया से होता है और चाइना से होता है और बाकी दूसरे कंट्री से प्रोपोर्शनली होता है। लेकिन चाइनीज़ वाले क्या करते हैं कि ये अमेरिका का जो फेलोशिप, स्कॉलरशिप ऐसे नहीं करते, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट उनको फंड करता है, चाइनीज़ स्टूडेंट को। तो उनको बोलता है कि तुम वहाँ से कोर्स करो और वहाँ से सीखो, टेक्निकल एक्सपर्टी लो और वापस से जो चाइना में तुम्हारे जॉब खुला है, शंघाई में हो कि वो सिंगजिया में हो, जहाँ पर SCO समिट आता है, वही 2-3 मतलब जो सिटीज़ है वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्री है कम। इसलिए चाइनीज़ लोग क्या करते हैं ना, वहाँ से कोर्स करने के बाद वो ग्रीन कार्ड चक्कर में रहते, वो वापस आ जाता है। लेकिन इंडिया वाले जो जाते हैं ना, वो ग्रीन कार्ड के चक्कर में रुक जाते हैं। इसलिए इंडिया का जो NRI है, आज एंड टुडे वाले जो ग्रीन कार्ड ले गए, ठीक है, लेकिन आज एंड टुडे जो ये अराउंड 3.9 लाख का जो H1N1 वीज़ा होल्डर वहीं पर काम कर रहे हैं, गधे के माफी कट रहे हैं, और बाकी सब ग्रीन कार्ड ले चुका है। अच्छा, दूसरी बात है हाँ कि अभी ये जो ट्रम्प जो H1N1 वीज़ा का रूल में फटाफट इमीडिएटली, पता नहीं रात को सो रहा था, शायद 2-4 पेग एक्स्ट्रा मार गया और उसके बाद सवेरे उठ के बोला कि नहीं इसको कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि H1B वीज़ा जो है ना, उसके लिए हम $1 लाख लेंगे। एक चीज़ है। दूसरी बात है
पहले वीज़ा कितना कॉस्ट था, अराउंड $1,700 से $4,500 तक, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स ऑफ पोस्टिंग अमेरिका. Around 51 states, they are not union territories, 51 states loosely bound as per their constitution. ओके, उसके बाद में बाद में बात करेंगे. तो उन्होंने ये उसको सीधा बढ़ा दिया, $1,00,000 के लिए बढ़ा दिया. और उन्होंने बोला कि जो मतलब भारतीयों ने बोला, टारगेट तो इंडिया था, क्यों इंडिया में 71% लोग तो इंडिया वाले वहीं में हैं. मतलब इंडिया वाला का एक यूएस का जो चश्मा लगा हुआ ना, हम अमेरिका में जाएंगे, कोई लीगल वे में जाएगा, कोई डोंकी रूट में जाएगा, घुस जाएगा, कोई स्विमिंग करके जाएगा, घुस जाएगा, और वहाँ पर क्या करेगा, ड्राइवर बन जाएगा, और कोई होटल में वेटर बन जाएगा, फिर भी वो कमाएगा. वो कमाई इंडिया से ज़्यादा है, घर में कुछ भेजेगा और पकड़े जाएंगे. फिर ट्रंप उनको पकड़ेगा और एरोप्लेन में उसका पाँव में जूते में बेड़ी बांध के उनका हाथ पकड़ के उनको भेज देगा एरोप्लेन में. इंडिया का जो ये यूएस प्रेम की वजह से ये लोग झापड़ खा रहे हैं सब जगह पे. इनका देश प्रेम नहीं है, डॉलर प्रेम ज़्यादा है. तो ये जो कमजोरी है ना, ट्रंप पकड़ लिया है. बोला कि ये इनको जितना मारेगा ना, वो ऐसे गधेंगे और फिर ऐसे पीठ दिखाएंगे, और लेकिन आते रहेंगे. जितना पैसा मांगेगा वो देंगे. जब एक दलाल को 35-40 लाख रुपये देते हैं यूएस में घुसने के लिए, आजकल तो सब बहुत दलाल पकड़ेंगे एक्चुअली. पंजाब में ये दलाल बैठे हुए, भाई 35-40 लाख दो, तुमको यूएस में घुसा देंगे. कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट में तुमको वेटर का दे देंगे. हाँ, तुम वहाँ काम करो, इंडिया में आके बाव करो ना, मैं तो वो तो होटल का मैनेजर हूँ. ऐसे इंडिया का ये जो ये है, इसको ट्रंप पहचान गया, इसलिए तो झापड़ मार के उसको भेज रहा है. आगे बात करते हैं. तो उन्होंने लगा दिया, बोलते कि जो इंडिया छुट्टी पे है, जो गए हैं, वो भी अगर आएंगे तो वो भी $1,00,000 देंगे, अराउंड 88 लाख रुपीज़ देंगे, तब वो एंटर करेंगे. तो बड़ी कंपनी जो है, जो कंपनी बेसिकली इंडिया का कुछ कंपनी वहीं ऑपरेट करता है, और उधर का कंपनी कुछ यहाँ भी ऑपरेट करता है. उधर भी उनका ऑफिस है, इधर भी उनका ऑफिस है. तो उन्होंने कंपनी बोला, भाई तुम जो गए हो तुम वापस आ जाओ, लेकिन वो ट्रम्प जब 88 लाख ठोक देगा तो भाई हम नहीं देंगे, भाई तुम समझो क्या है. तो ये एक क्योस हो गया. पानी से एक दिन के लिए पानी हुआ, सारा जितना एयरक्राफ्ट वगैरह सब रेट वेट जो है, मतलब फ्लाइट रेट सब बढ़ गया, ये बड़ा बहुत पानी कर दिया. और जो लोग छुट्टी वुट्टी बनाते हैं उनका छुट्टी वुट्टी कैंसिल हो गई, कैंसिल करके घरों बैठ गए. तो फाइनली उन्होंने बोला कि हर साल रिन्यू होगा. और ये फिर ट्रम्प को जब उसका नशा उतरा, किसने उसको समझा दिया, बोला कि भाई तुम तो बहुत गड़बड़ कर रहे हो. ये तो सब लोग जो अपना जो सिलिकॉन वैली जो सारा इंडिया भरे हुए सब टोटली जितना भी ये है, अमेरिकन तो है ही नहीं कोई ना. अमेरिका वगैरह जो है ना, वो पढ़ाई वढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, वो पैसे में इंटरेस्टेड है. हम पैसा है, हम 2-4 नौकर रख लेंगे, उनसे काम कराएंगे. हम कौन कॉलेज जाएगा पढ़ने के लिए, ये टेक्नोलॉजी ये से रिसर्च ये हम नहीं करेंगे. तो अमेरिका में इंटेलेक्ट का कमी है, ब्रेन की कमी है, इसलिए वो लोग बाहर से डिपेंड है. अब ट्रम्प बोलता है कि नहीं, अमेरिका में ज़बरदस्ती इनको पढ़ाओ, गधों को पढ़ाओ, और उनको जैसे हमारा इंडिया में गधा घूम रहा है आप जानते हो, उसको जितना भी पढ़ाओ वो पढ़ नहीं सकता. एज भी हो गया ना, 56 ईयर्स एज हो गया उसको, वो पढ़ नहीं सकता, वो पढ़ाई का एज चला गया. अमेरिका बोलता है ठीक है, जब हमारे अमेरिका में जो गधे बच्चे निकलते हैं उनको भी पढ़ाने का कुछ, लेकिन उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट डेवलप करने में 10 साल लगेगा. इसलिए उनको मजबूरी से बाहर से रहना पड़ता है. तो उन्होंने बोला कि बाहर से नहीं, ये गधे लोग जो है ना, अगर बाहर से सप्लाई नहीं मिलेगा ना, ये गधे लोग पढ़ना शुरू कर देंगे. तो इसके वजह से वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बोल के उन्होंने बोला कि नहीं, ये सारा सब निकालो बाहर, बाकी किसी को नहीं आना. फिर जब उसका जो नशा टूटा तो किसी ने उसको बोला कि भाई तुम तो ऐसे करो तो पूरा सिलिकॉन वैली बंद हो जाएगा. और नासा वासा में जो भी ग्रीन कार्ड लिए, अगर उनको खटक गया, अब पेंटागन में ये में जो ये करे, जो अच्छे से ब्रेन है, इंडियन ब्रेन बाहर का ब्रेन है, वो तो बोलेंगे भाग पे पाऊँ,
हम चले इंडिया। तुम क्या करेगा, सब बंद हो जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, फिर रिवर्स गया हमारा, बोला नहीं अभी से जो इंडियन वाला आएंगे, हाँ कि इंडियन हो किसके हो, एक्चुअली उसका टारगेट इंडिया है, टारगेट इंडिया है जो आएंगे, तो हाँ उनके लिए ये रहा है। बाकी जो नॉर्मल जो इतना वीज़ा जो 3 साल में रिन्यूअल वो चलता रहेगा। तो ट्रम्प का अभी जो वीज़ा वाला जो ये है, बीच में क्या ना, उसके बाद जर्मन ने डिक्लेयर कर दिया, बोलते यार जो वहाँ से निकल तो हमारे पास आओ ना। चाइना ने एक बोल कोई के वीज़ा निकाल दिया, बोले सब लोग हमारे पास आओ। इंग्लैंड बोलता है हम तो 99 पाउंड कुछ लेते हैं, वो भी माफ़ कर देंगे, तुम हमारे पास आओ, जो अमेरिका से निकलेगा हमारे पास आओ। सिंगापुर बोलता है कि हमारे पास आओ। तो है हमें ट्रम्प की गई फट फट फट। उसके बाद उसका जो सेक्रेटरी को समझा दिया तो गड़बड़ हो गया। इसने फिर जज गया नहीं नहीं, जो लोग है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नया आएंगे उनके लिए हम लागू करेंगे। ठीक है। ये जो H1B वीज़ा जो होता है ना, एक लॉटरी के माध्यम से होता है। लॉटरी मीन्स कितना अप्लाई करेंगे, उनका जो कंपनी जो इनको रिक्रूट करते हैं, उनका जो वीज़ा का खर्चा जो कंपनी देगा वो रिक्रूट करता है। रिक्रूट करने का बाद भी वो लॉटरी निकालता है, जो लॉटरी में जिनका नाम निकलता है उनको H1B वीज़ा मिलता है। इस साल 2025 में 7,80,000 लोगों ने अमेरिकन H1B वीज़ा को अप्लाई किया था। उसमें से 85,000 का लॉटरी लगा था, उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था। लेकिन ट्रम्प की इमिग्रेशन पॉलिसी का जो ये मैं उनको बोला कि थोड़ा रोक दो, इंटरव्यू वाला जो टोफेल वोफेल क्या होता है ना, हाँ उसको रोक दो, उसके बाद हम ये करेंगे। अभी मामला यहीं पर लटक का पड़ा है। तो ट्रम्प का जो है ये जो वीज़ा वाला जो H1B वीज़ा वाला वो फेल हो गया। एक उसका फेल हुआ टैरिफ, दूसरा H1B वीज़ा फेल हो गया। बीच में उन्होंने लेकिन मोदी माई फ्रेंड उसका बर्थडे में ये कर दिया। मोदी 4 बार उसका जब फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन बर्थडे में एक US माफी कितना बड़ा कंट्री का प्रेसिडेंट फ़ोन कर रहा है तो उठाना पड़ेगा। 4 बार तो उसने उठाया नहीं, बताया उसका जो मोदी अपना जो सेक्रेटरी या गार्ड फाड़ कोई सिक्योरिटी गार्ड उसको बोला सर ट्रम्प का फ़ोन है, अबे बोल लो हट, मैं चला बिजी हूँ, बोला मोदी बाथरूम में है। 4 बार उसको अवॉइड किया, साला पूरा इंटर वर्ल्ड में ट्रम्प का बेइज्जती हो गई। फिर लेकिन जब उसने बोला नहीं ये जो आज उसके बर्थडे है उसको फ़ोन करेगा तो उठाएगा, और सचमुच मोदी उठा लिया। ट्रम्प ने उसको थोड़ा चढ़ा के बोल दिया, मोदी ने भी ट्वीट मार दिया, बोलता हाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंड गया। फिर वही बात, फिर चलो वो जो उन्होंने ट्रेड डेलीगेशन भेज दिया था जो थोड़ा मुस्का मारने के लिए, पीयूष गोयल का जो जूता बता उसका जो कॉमर्स सेक्रेटरी पॉलिस कर दिया। करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है हम पीयूष गोयल जाएंगे, कॉमर्स की ट्रेड एंड ये सब बातचीत करेंगे। अभी वहाँ पर अमेरिका में है, और मोदी ने क्लियरली बोला कि जो चीज़ मैंने बोला इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़, मैं कांग्रेस नहीं हूँ। कांग्रेस होता तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करके आपसे पैसा ले लेता था, ऑलरेडी साइन करता था, बोलता कि स्विस बैंक में इतना पैसा डालो। लेकिन मैं कांग्रेस नहीं हूँ, मैं देश के लिए, मेरा देश का जनता मुझे चूज किया प्राइम मिनिस्टर। मैं वो जो पुराना कांग्रेस मैंने जो डिफेंस डील ये सब जगह पे जो कमीशन पैसा वैसा का चक्कर में मैं नहीं हूँ। मेरा कोई ना तो फैमिली है ना कोई देश मेरा फैमिली है। 140 मिलियन पीपल आर माई फैमिली। मेरा और कुछ नहीं है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं मेरा जनता के लिए मैं हूँ। उन्होंने बोल के ट्रम्प को चलता फिरता कर दिया। ट्रम्प ने फिर कौन लगा गया। फिर उसने बोला कि मैं
फार्मास्यूटिकल इतना एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है अमेरिका में, उसका पर 100% टैरिफ लगा दूंगा। ये आज का न्यूज़ है। अच्छा, देख लेते हैं उसके बारे में। इधर ट्रम्प का जो रवैया है, मोदी तो पक्का गुज्जू है। गुज्जू मीन्स पक्का बिजनेसमैन है, और ट्रम्प का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से ज़्यादा मोदी का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। उसने वो गुदरा देख के भी आया हुआ है, तो उसको पता है कौन क्या सोचता है, कौन क्या करेगा। मोदी कैन एंटिसिपेट, आगे देख सकता है। उसको पता था कि ऐसा कुछ होगा। जब ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगाया और उसको 50% को बढ़ाया, उसमें काफ़ी गुड्स को जो एग्जेम कर दिया था टैरिफ से। फार्मास्यूटिकल वन था, क्योंकि फार्मास्यूटिकल जो एक्सपोर्ट है इंडिया से अमेरिका को, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 40%, 12.8 बिलियन डॉलर्स पर ईयर। अमेरिका ने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को फ़ायदा होता है, अमेरिकन एक्सपोर्ट से हमको फ़ायदा होता है, हमको जानते हैं, क्योंकि हम सस्ते में API चाइना से लेते हैं, जो सॉल्ट बोल्ट जो होता है ना, जो API, उसके बाद हम अपना लैब बना के ये करके वो करके फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। जब प्रोडक्ट का मतलब ब्रांडिंग होता है, वो ब्रांडिंग को हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट भी चलाते हैं। तो हम लोग जैसे कि एक आपने देखा होगा बहुत वीडियो, ₹1 का टैबलेट अगर उसमें स्टाम्प लगे आप फाइजर का, तो 100 हो जाता है। और जैसे कि अगर आप जेनेटिक मेडिसिन और ये जाते हैं, गवर्नमेंट का जो ये है, उसमें जो गवर्नमेंट की जन औषधि योजना वगैरह होता है, और ये होता है ₹2 में मिल जाता है, सेम चीज़। और ये ब्रांडिंग का स्टाम्प में पैसा लगता है। तो ये इसमें वो ब्रांडिंग ये में अपना जो इंडियन कंपनीज एक्चुअली अमेरिका से काफ़ी पैसा कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी उसमें अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है। अमेरिका को अराउंड हम कोविड टाइम 2019 से लेके अभी तक देखें, अराउंड 259 बिलियंस का फ़ायदा हुआ है। कैसे हुआ है? अगर इंडिया से इंपोर्ट नहीं करके अगर बाहर से इंपोर्ट करता था, तो उसके मतलब पेमेंट से 259 बिलियन से आगा। इसका मतलब इंडिया से इंपोर्ट करके तो फ़ायदा होता था, उसका हेल्थ केयर सर्विस को, उनका जनता को फ़ायदा होता है। अभी ये जो किया, इसने बोल दिया कि तुम आके मेक इन अमेरिका करो, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाओ, अगर तुम ज़मीन हम देंगे। बोला है एक्चुअली, ही इज़ नॉट रॉन्ग एक्चुअली, बिकॉज ही इज़ ट्राइंग फॉर हिज पीपल। हाँ, उन्होंने बोला कि तुम्हें अगर ईंट भी रख दोगे, भाई कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, तुम्हारा टैरिफ कम कर देगा। तो ये ऐसे ये है। तो उसके बाद में उसका रिप्लिकेशन में आज थोड़ा सा अपना इंडियन शेयर मार्केट में हलचल दिखा है, और जो बड़े बड़े कंपनीज है, टोरेंट है, रनबेक्स है, अरविंद फार्मा है, सन फार्मा है, फाइजर है। फाइजर वैसे इंडिया और अमेरिका दोनों ये में है। फाइजर अमेरिकन कंपनी है, यहाँ पर बनाता है, उसको यहाँ पर बनाने का कॉस्ट कम पड़ता है, और यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। जो फ़ायदा होता है वो अमेरिका में ही जाता है एक्चुअली, अमेरिका में जाता है। इसका शेयर थोड़ा ही अराउंड 3-2% करीब शेयर मार्केट कम हुआ है, लेकिन ऐसे कोई नहीं, बिकॉज मोदी हैज एंटिसिपेटेड दिस। तो हमने अफ्रीका मार्केट का भी खोल रखा है एक्चुअली। अभी प्रॉब्लम तकलीफ अमेरिका को हुआ, मोदी तो हिलने वाला नहीं है, मतलब भाड़ में जाए तो हिलने वाला नहीं है। मेरा देश पहले, अमेरिका बाद में। मोदी ने क्लियर कर बोल दिया। वो कांग्रेस में से होता था ना, जो पहले ज़माने में मनमोहन सिंह में, उसको तुम चुतिया बना सकते तो, टोपी घुमा सकते हो, उसको पैसा दे सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन मोदी को कोई खरीद नहीं सकता। तो आज और कुछ मैं बात करना चाहता था एक्चुअली अबाउट दैट लेह एंड जो जेनजी जो लेह में हुआ है, लेकिन लंबा हो गया काफ़ी वीडियो। इसके बारे में देखता हूँ अगली वीडियो में पूरा डिस्कस हो रहा है। 6 शेड्यूल ऑफ कमीशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट कैसे बनता है, और
क्या क्या 244 2 और 295 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये सब बारे में मैं अगले वीडियो में आपका साथ आऊँगा और कुछ डिफेंस का अपडेट भी आपको दूंगा। एक्चुअली लंबा वीडियो हो गया, यहीं पर मैं विदाई लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।